जो सुधार है या परिमार्जन है वो करता रहता है। अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि संस्कृति की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, क्योंकि जो डेफिनेशंस हैं उनके आधार पर इसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी निकलते हैं। और एग्जामिनेशन में संस्कृति के अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, संस्कृति और संस्कारों में अंतर इत्यादि ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इससे संबंधित काफ़ी बन गए हैं। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के संदर्भ में यदि हम डिस्कस करें तो आपका जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है संस्कृति से संबंधित वो ये है कि संस्कृति का उद्भव जन समुदाय से होता है। इसमें एक व्यक्ति दूसरे को पारस्परिक क्रियाओं से प्रभावित करता है। इन क्रियाओं का जन्म खाने पीने, काम प्रवृत्ति, सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, मूल प्रवृत्तियों इत्यादि से संबंधित है। संस्कृति के अंतर्गत मानव समाज द्वारा चिंतन करने की विधियां खोजी जाती हैं या ये कहें कि इसमें समाहित है। संस्कृति में सीखे हुए व्यवहार तथा सीखे हुए व्यवहार के उत्पाद यानी प्रोडक्ट के अंतर्गत अभिवृत्ति, मूल्य, ज्ञान, भौतिक पदार्थों का समावेश इत्यादि इसमें होता है। ये सतत परिवर्तनशील यानी इसमें रेगुलर चेंजेस आते रहते हैं और ये सतत परिवर्तनशील होता है और उसके समक्ष विभिन्न प्रतिरूपों के रूप में समाविष्ट होता है। इस प्रकार संस्कृति जन्मजात ना होकर अर्जित होती है, यानी जन्मजात ना होकर यह आपको कल्चरल हेरिटेज के रूप में प्राप्त होती है। और संस्कृति का जो संकल्पना है, संस्कृति का जो कॉन्सेप्ट है, इसको अर्जित किया जाता है, यानी संस्कृति हमारे व्यवहार का विषय बन जाती है। कब बन जाती है? जब हम एक निश्चित समाज में रहते हैं और उसके आचार विचार, मूल्यों, ज्ञान, परंपराओं इत्यादि को अपनाते हैं और यह परस्पर क्रिया के फलस्वरूप अर्जित की जाती है, यानी इसमें एक्टिविटी करनी होती है। संस्कृति सामाजिक तथा सांकेतिक होती है। संस्कृति समूह के संपूर्ण व्यवहार का ढांचा है जो मानव तथा प्रकृति द्वारा निर्मित पर्यावरण से प्रभावित होता है। मानव और प्राकृतिक वातावरण के संबंध में हमने पहले भी डिस्कस किया है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है इसी वीडियो में। तो संस्कृति एक समग्र बृहद संकल्पना है और इसके अंतर्गत भाषा, धर्म, मूल्य, विचार, कला, व्यवस्था, साहित्य, संस्कृति विशेष के विभिन्न अंग या तत्व समाहित हो सकते हैं, लेकिन इस आधार पर इनको संस्कृति नहीं कहा जा सकता। किस आधार पर फिर हम इन चीज़ों को संस्कृति कहेंगे? जबकि इसमें संस्कृति संगठित रूप में दृष्टिगोचर हो, यानी संगठित रूप में जाति विशेष के आचरण में, उसके आचार विचार में दृष्टिगोचर हो, तब हम इसे संस्कृति कहते हैं। यानी किसी एक जाति विशेष या धर्म विशेष के व्यवहारिक प्रतिमानों से संबंधित, आचार विचार से संबंधित ये होती है। तभी हम कहते हैं कि इस समाज की संस्कृति ये है, या आदिकालीन समाज में इस तरह की सांस्कृतिक संकल्पना विद्यमान थी, तो ये जाति विशेष या समूह विशेष से संबंधित होती है। इसका जो प्रवाह है वो निरंतर चलता रहता है, यानी इसमें रेगुलरिटी रहती है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो इसमें परिवर्तन भी होते रहते हैं। लेकिन ये बात ध्यान देने योग्य है कि इसके कुछ तत्वों में जो चेंजेस हैं वो तेजी से होते हैं, तीव्र गति से होते हैं, जबकि कुछ अन्य तत्व हैं जिनमें शनैः शनैः धीरे धीरे मंद गति से परिवर्तन होता है। जो शनैः शनैः परिवर्तित होते हैं वे तत्व हैं मूल्य, आदर्श, अभिवृत्तियाँ इत्यादि। और इसके संबंध में ये भी कहा जाता है कि संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचारित होती है, संचरण ज्ञान से संबंधित होती है और इसका अनुकरण भी किया जाता है। तो संस्कृति के संबंध में ये जो कॉन्सेप्ट थे आपके क्लियर हुए। जनरली ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है शॉर्ट आंसर में कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है। तो जो संस्कृति का अभिप्राय है वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि संस्कृति का अर्थ चिंतन तथा कलात्मक सृजन इत्यादि क्रियाओं से लिया जाता है। मानव जीवन के प्रत्यक्ष एवं उपयोगी क्रियाकलाप इसके अंतर्गत आते हैं। ये मनुष्य को श्रेष्ठ मनुष्य बनाने में सहायक है। उसको प्राणी मात्र के रूप में नहीं देखा जाता है, वरन संसार की सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में मनुष्य को देखा समझा जाता है। जबकि सभ्यता का अभिप्राय यानी सिविलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आविष्कारों, उत्पादनों तथा सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं से लिया जाता है, जिनके द्वारा मानव जीवन का मार्ग सरल, सुलभ तथा स्वतंत्र होता है। सभ्यता के अंतर्गत वस्त्रों के प्रकार, विधियाँ, शरीर की सजावट, फैशन, प्रयुक्त आभूषण इत्यादि हैं। सभ्यता में भोजन,
भोजन बनाने की विधियाँ, खाना परोसने की विधियाँ इत्यादि भी इसके अंतर्गत आते हैं। आपने सुना होगा कि कहा जाता है सिविलाइज्ड मैन बनो, सिविलाइज्ड पर्सन बनो, तो ये सभी मानक हैं वो सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि शिक्षा एवं संस्कृति के मध्य क्या संबंध है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड कल्चर। देखिए कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो संस्कृति के संबंध में क्लियर हो चुका। अब हम देखेंगे कि एजुकेशन के संदर्भ में इसकी क्या भूमिका है। तो शिक्षा और संस्कृति का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रामेल्ड ने बड़ी ही जो सरल भाषा है उसमें लिखा है कि संस्कृति की सामग्री से ही शिक्षा का प्रत्यक्ष रूप से निर्माण होता है और यही सामग्री शिक्षा को न केवल उसके स्वयं के उपकरण वरन उसके अस्तित्व के कारण भी प्रदान की जाती है। इट इज़ मोर from the stuff of culture that education is directly created and that gives to education not only its own tools and materials but its reason for existing all। इस डेफिनेशन को हमें थोड़ा समझना होगा कि संस्कृति के अभाव में शिक्षा निष्प्रयोजन हो जाती है। संस्कृति के अभाव में जो एजुकेशन है उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहती है और यदि किसी समाज की संस्कृति में कोई स्पेसिफिक विशेषता देखने को मिलती है तो उसका एक कारण वहाँ का सांस्कृतिक प्रभाव भी होता है, यानी समाज की उस विशेष समाज की संस्कृति कैसी है। यही कारण है कि समाज विशेष की जो शिक्षा है कई बार बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और उपयोगी हो जाती है। शिक्षा एवं संस्कृति के संबंध में हमें ये पॉइंट मेंशन करने होंगे कि जो एजुकेशन है वो कल्चर को किस तरह से एनहेंस करती है, उसको स्पेसिफिक डायरेक्शन देती है, यानी शिक्षा संस्कृति की किस तरह से सहायता करती है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें इसमें लिखना होगा और किस तरह से संस्कृति को विकसित करती है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये बनेगा कि संस्कृति की निरंतरता में सहायता, यानी जो शिक्षा है वो संस्कृति को निरंतर बनाए रखने में सहायक होती है। एजुकेशन इज हेल्पफुल इन कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर। संस्कृति किसी भी जाति के इतिहास का विशुद्ध सार है। यह उन रीतियों और परंपराओं से मिलकर बनती है जिनमें उस जाति के लंबे समय के अनुभवों का निचोड़ होता है। अतः कहा जाता है, आपने सुना होगा कि अपने सांस्कृतिक मूल्यों को याद रखो, अपनी जड़ों से जुड़े रहो। तो ऐसा माना जाता है कि यदि किसी जाति का अपने सांस्कृतिक मूल्यों से, अपनी संस्कृति से संबंध विच्छेद हो जाता है तो बहुत संभव है कि उसमें विनाशकारी तत्व आ जाएं। तो ये आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी संस्कृति को विस्मृत ना करे। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की जो आदिम जातियाँ थीं वो यूरोप की जातियों को, कहने का अभिप्राय है कि यूरोप की जातियों से जब वे परास्त हुई तो उसके बाद वे अपनी संस्कृति से अलग हो बैठी या उनका सांस्कृतिक विच्छेद हो गया, संबंध विच्छेद हो गया और उसका परिणाम ये हुआ कि वे छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो गई। ऐसा हुमायूं कबीर ने माना है और इसी कारण उन्होंने लिखा है कि सांस्कृतिक परंपरा ही एक जाति के जीवित रखने की आवश्यक शर्त है, यानी उसमें सांस्कृतिक मूल्यों का स्पष्ट स्थान होना चाहिए और उसमें जो सांस्कृतिक विच्छेद है वो नहीं होना चाहिए और जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। एजुकेशन के संबंध में बात करें कि एजुकेशन जो कल्चर है उसके संबंध में क्या स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन करती है, तो शिक्षा जाति की संस्कृति या सांस्कृतिक परंपराओं की निरंतरता में महान योग देती है। शिक्षा उसकी संस्कृति को बनाए रखती है और उसे नष्ट नहीं होने देती है। विद्वानों ने ऐसा माना है कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की जो आदिम जातियां थीं उनकी सांस्कृतिक परंपरा यानी जो कल्चरल हेरिटेज है या ट्रेडिशंस हैं वो केवल इसलिए नष्ट हुए क्योंकि उनमें शिक्षा का स्थान नहीं था, यानी उनमें एजुकेशन का कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं था। यही कारण है कि विद्यालय का जो कॉन्सेप्ट है वो अस्तित्व में आया जिसके माध्यम से शिक्षा का प्रचार हो तथा शिक्षा की महत्ता को समझा जाए। स्पेंस रिपोर्ट ने इस संबंध में लिखा है कि विद्यालय वह साधन है जिनके द्वारा राष्ट्र का जीवन अखंड रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसका बनेगा कि शिक्षा के संदर्भ में कि शिक्षा और संस्कृति यानी एजुकेशन एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव में निर्मित होगा वो है कि शिक्षा संस्कृति के हस्तांतरण में सहायक है। एजुकेशन helps in the transmission of culture. So we can say that education is helpful in the transmission of culture. शिक्षा के माध्यम से ही वास्तव में संस्कृति का हस्तांतरण होता है। इस तथ्य को नहीं नकारा जा सकता है कि व्यक्ति जाने अनजाने में संस्कृति की अनेक बातें अपने व्यवहार में ग्रहण करता है और इन बातों को सीखने में कहीं ना कहीं विद्यालय, शिक्षा, अध्यापक का अप्रतिम योगदान रहता है। ये एक स्पेसिफिक
प्लेस होता है। ओटावे ने इस संबंध में लिखा है कि शिक्षा का एक कार्य समाज के सांस्कृतिक मूल्यों और व्यवहार के प्रतिमानों को उनके तरुण और समर्थ सदस्यों को हस्तांतरित करना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एजुकेशन है वो संस्कृति के हस्तांतरण का एक माध्यम बनती है, क्योंकि उसमें वो सभी बातें सन्निहित होती हैं और जब अगली पीढ़ी उनको पढ़ती है तो उन चीज़ों को ग्रहण कर सकती है। किन को ग्रहण कर सकती है? संस्कृति को शिक्षा के माध्यम से सीखती है और ग्रहण करती है। इसी तरह से जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो ये होगा कि शिक्षा संस्कृति के परिवर्तन में सहायक है। एजुकेशन इज हेल्पफुल इन द चेंज ऑफ कल्चर। जो परिवर्तन का कार्य है वो संस्कृति के पर्सपेक्टिव में चेतन और अचेतन यानी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों तरीके से ही चलता है। वर्ड्स ने इस संबंध में लिखा है कि जब कभी एक व्यक्ति या समूह जानबूझकर व्यवहारिक को निर्देशित करने का प्रयत्न करता है तभी शिक्षा विद्यमान रहती है, और इस प्रकार से शिक्षा उन प्रक्रियाओं में जिनके द्वारा सांस्कृतिक हस्तांतरण और परिवर्तन संभव होता है उनको अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यक्ति के सांस्कृतिक विकास में सहायक। क्या सहायक है? शिक्षा सहायक है। शिक्षा व्यक्ति के सांस्कृतिक विकास में सहायक है। तो आप ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि एजुकेशन इज हेल्पफुल इन इंडिविजुअल्स कल्चरल ग्रोथ। कल्चरल ग्रोथ में किस तरह से हेल्पफुल है, इसके संबंध में ये कहा जा सकता है कि आदिकाल से लेकर आज तक जो भी ज्ञान संचित किया है, किन्होंने किया? यदि हम अपने इंडियन पर्सपेक्टिव में चर्चा करें तो हम भारतीयों ने जो भी ज्ञान अब तक संचित किया है वह हमारी सांस्कृतिक विरासत है, यानी हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है या हमारी संस्कृति का अंग है। कहीं ना कहीं हमारे जो कानून है यानी जो लॉ है तथा हिस्ट्री यानी इतिहास पर भी इसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। हमारा इतिहास केवल तथ्यों, तिथियों, घटनाओं और विभिन्न प्रकार की अकर्मण्यताओं का संकलन नहीं है, या जो प्लस माइनस पॉइंट है उनका संकलन नहीं है, वरन हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति करने वाले उन महान वीरों की भी कहानी है जिनका इसमें उल्लेख मिलता है, और कहीं ना कहीं ये हमारी संस्कृति का अंग है। और इस तरह से हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझ सकते हैं तथा सांस्कृतिक विकास के भावी संभावनाओं को प्रस्तुत कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहने का अभिप्राय है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने इस संबंध में परामर्श दिया है कि महानता की स्वाभाविक झलक सांस्कृतिक विकास की विधि है, जिनमें स्वयं महानता नहीं वरन महान शक्तियों को समझना चाहिए या उनकी संगति में रहना चाहिए। इसी तरह से जो अगला पॉइंट है वो ये है कि व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। क्या सहायक है? शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। कॉपरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। एजुकेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस पर्सपेक्टिव। ओटावे ने इस तथ्य को स्वीकार किया है तथा लिखा है कि जिस संस्कृति में व्यक्तित्व का विकास होता है उसके द्वारा आंशिक निर्माण किया जाता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्तित्व के विकास से संबंधित होने के कारण शिक्षा संस्कृति पर आश्रित रहती है। इसी तरह से जो अगला पॉइंट है वो शिक्षा में संस्कृति का समावेश है, यानी इंक्लूजन ऑफ कल्चर इन एजुकेशन, यानी जो भी संस्कृति से संबंधित तत्व हैं वो शिक्षा में समाविष्ट होते हैं, और इसके अंतर्गत कला, मानव अभिव्यक्तियाँ, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक संकल्पनाएं इसके अंतर्गत आती हैं। और हुमायूं कबीर ने इस संबंध में लिखा है कि आजकल यह बात सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है कि कला प्रसाधन या सजावट की कोई वस्तु नहीं है, वरन बालकों के शैक्षिक विकास के लिए भी एक आवश्यक तत्व है। तो हमने देखा कि शिक्षा एवं संस्कृति के मध्य क्या संबंध है। व्हाट इज द रोल बिटवीन एजुकेशन एंड कल्चर? Education is a necessary condition of cultural continuity. It is also an important means of cooperating intelligently and cultural change. I hope आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सभी के प्रति सहयोगी रहें। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।